हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपना प्लेन चल रहा था बेटा, और प्लेन में भी मैंने क्या क्या बता दिया था, जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, और उसमें ये बता दिया था हमने इमेज पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई थी, यदि दो तो टाइप हो गई थी हमारी, दूसरे इमेज ऑफ अ पॉइंट एंड इमेज ऑफ अ लाइन, और हैंड टू हैंड बोल सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। between angle between the normal of the planes, angle between two planes, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का मतलब बेटा दो प्लेन हमें कोई भी दे रखें, मान लिया पहला प्लेन r माइनस ए डॉट n1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा प्लेन दे रखा है बेटा r माइनस बी डॉट n2 इज इक्वल टू 0। ये हमें कोई भी दो प्लेन दे रखे हैं और हमें क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स में क्या कह रहे हैं बेटा, देखो ध्यान दो, इसका मतलब मीनिंग क्या है। पहले तो मैं यदि ये समझाना चाहूँ तो बेटा इधर देखो, ये दो प्लेन है, ये दो प्लेन ये हो गए, इनके बीच ये जो एंगल बन रहा है ये, तो ये जो एंगल है वो, और इनके बीच नॉर्मल जो होंगे, नॉर्मल के बीच एंगल, भाई ये एंगल यदि थीटा है तो नॉर्मल के बीच एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, पर हमें तो एक्यूट एंगल देना है तो इसलिए प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स मतलब एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स ऑफ द प्लेन। तो बताओ कहना क्या चाह रहे हैं बेटा, कि कोई भी दो प्लेन, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, बताओ तो एंगल यदि मैं थीटा बोल रहा हूं बेटा, तो थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा हमारा, n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 का मॉडुलस, क्योंकि हमेशा एक्यूट एंगल जाएगा बेटा। तो आंसर कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स n1 डॉट n2 अपॉन n1 मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड का मॉडुलस। दिस इज द एंगल बिटवीन क्या, प्लेन एंड एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। दूसरा होता है बेटा एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। एक प्लेन और एक लाइन के बीच एंगल, ये कहना क्या चाह रहा है, ध्यान दो, इसमें थोड़ी सी गलती करते हो बेटा। ये मान लिया कोई एक प्लेन है और ये मान ली कोई भी एक लाइन है, तो हमें जो एंगल कह रहा है बेटा, ये एंगल हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ये एंगल हमें बताना है कि ये एंगल क्या होगा। अब हमें पता है, यदि प्लेन मालूम है बेटा, हमें ये मान लिया मैंने प्लेन r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0, और ये लाइन मान ली कोई r वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर, यानी इस डायरेक्शन में पी वेक्टर मालूम है बेटा हमें, ठीक है नहीं। अब बताओ हम क्या निकालते हैं, एंगल बिटवीन नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, पाई माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, यहाँ पे क्या बेटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। लाइन और प्लेन के बिटवीन एंगल है बेटा, जबकि हम किस किस के बीच निकाल रहे हैं, नॉर्मल और प्लेन के बिटवीन, और वो एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, बोलो, एन डॉट पी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन मैग्नीट्यूड ऑफ पी का मॉडुलस। तो इसको इसलिए बोल रहा हूँ मैं ध्यान रखने की, क्योंकि ये क्या बन गया बेटा, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा बेटा, यार पाई बाई टू होगा ना बेटा, ये चीज़ है, गलती तो हो गई। तो बताओ क्या कह रहे हैं हम, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है,
एन डॉट पी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन मैग्नीट्यूड ऑफ पी का मॉडुलस। ये रिजल्ट हुआ हमारा। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है बेटा? इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो साइन थीटा, इन जनरल साइन थीटा दिमाग में आते ही क्या आता है हमारा? क्रॉस प्रोडक्ट आता है। जबकि यहाँ पर क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू किसका? प्लेन का नॉर्मल लाइन की डायरेक्शन में पी वेक्टर डायरेक्शन रेशियो या चाहो तो अपॉन उन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है बेटा। लाइन और प्लेन में साइन थीटा, लाइन और दो प्लेन के बिटवीन क्या है बेटा? कॉस थीटा ही है, और हैं दोनों में डॉट प्रोडक्ट, ध्यान रखोगे। तो ये था हमारा एंगल्स। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस चलो साइड में लिखा देता हूँ, लिखो बेटा। फर्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर r इज इक्वल टू 1 to -1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 1 - 1 1 एंड दूसरा वेक्टर r डॉट 2 - 1 1 शॉर्ट में लिखा है बेटा। एक तरह से क्या लिखा हुआ है बेटा? r माइनस, जो इधर देखो कहाँ लिखा है मैंने, इसको मैंने क्या लिख सकता हूँ और आगे कर लिख के r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n, और a डॉट n को कोई भी d लिख दें बेटा, तो r डॉट a डॉट n एक कांस्टेंट ही तो होगा, तो r डॉट n इज इक्वल टू डी, r डॉट n इज इक्वल टू डी। इसका मतलब हमें इन दोनों के बीच एंगल पूछ रहा है बेटा। तो बताओ, ये लाइन है और ये प्लेन है, ये n हो गया बेटा और ये p हो गया बेटा, और लाइन और प्लेन के बीच एंगल पूछ रहा है हमसे। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू, बस ऐसे बोला है। इसका मतलब एक लाइन और एक प्लेन के बीच एंगल। फॉर्मूला क्या था बताओ? साइन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ p डॉट n या n डॉट p अपॉन p का मैग्नीट्यूड n का मैग्नीट्यूड बेटा। तो बताओ आंसर कितना हुआ यहाँ पर? साइन थीटा इज इक्वल टू, आंसर हो गया बेटा ये डॉट ये 2 + 1 + 1 2 + 1 + 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 हो गया बेटा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर कितना हो गया? 4 5 6 √6। तो और क्या लिखा हुआ है बेटा? 4 अपॉन 3√2, ठीक है नहीं? 4 अपॉन 3√2। तो बताओ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4 अपॉन 3√2 इज योर आंसर। क्लियर? तो ये तो हमारा क्या हुआ? एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। और देखो और क्वेश्चंस कैसे। देखो और एंगल और क्वेश्चंस देखो बेटा, लिखो फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन वेक्टर r इज इक्वल टू 1 + 2 लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 1 - लैम्डा इंटू जे कैप प्लस -1 + 3 लैम्डा इंटू के कैप एंड XY प्लेन। फाइंड द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड XY प्लेन। बताओ दिस लाइन एंड XY प्लेन के बीच एंगल बेटा, बोलो क्या बोलोगे? XY प्लेन का मतलब इसका नॉर्मल क्या हो गया? XY प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होता है बेटा? Z एक्सिस। Z एक्सिस की डायरेक्शन में कोई वेक्टर मालूम है क्या हमें? बिल्कुल मालूम है। कौन सा? एन के कैप। तो इस XY प्लेन का नॉर्मल कितना हो गया बेटा? के कैप।
और इसका पी वेक्टर दिख रहा है क्या, इसको लिख देते हैं दोबारा। ये लिखा हुआ है बेटा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। तो ये हमारा पी वेक्टर हो गया। एन मालूम है, पी मालूम है, प्लेन और लाइन के बीच एंगल बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो भाई, मॉडुलस ऑफ एन डॉट पी या पी डॉट एन जो भी लिखो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन मैग्नीट्यूड ऑफ पी। आंसर बोलो बेटा, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, ये 0 ये 0 ये 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ 4 5 और 9 14। तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा हमारा, थीटा हो गया साइन इनवर्स 3 अपॉन रूट 14। क्लियर, लिख लो। नेक्स्ट लिखो बेटा, फाइंड द एंगल बिटवीन 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 5 एंड फर्स्ट xy प्लेन, सेकेंड x एक्सिस एंड थर्ड 3x प्लस 2y माइनस 6z इज इक्वल टू 7 एंड फोर्थ वेक्टर r इज इक्वल टू 1 1 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 2 1। क्लियर है क्या बोल रहे हैं? फाइंड द, रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस प्लेन एंड पहला क्वेश्चन एक्स वाई प्लेन यानी इन दोनों के बीच एंगल, सेकंड इन दोनों के बीच एंगल, थर्ड इन दोनों के बीच एंगल, फोर्थ इन दोनों के बीच एंगल। एक ही क्वेश्चन में दोबारा चारों कवर हो गए भाई, तब दो बार देखो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो गिवन प्लेन का नॉर्मल n1 लिख देता हूं, चलो इसको, क्योंकि एक और है यहां पर, इसलिए बोलो कितना है, दिख रहा है क्लियर 2 माइनस 3 6 शॉर्ट में, ठीक। अब बताओ एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल अभी बोला था मैंने, क्या हो जाएगा बेटा, इसको मैं n2 बोल देता हूं, तो n2 कितना हो जाएगा k के, शॉर्ट में लिखना है तो 0 0 1। कोई प्रॉब्लम? ये मालूम है 0 0 1, ये मालूम है हमें। तो बताओ पहला क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन, इसके आंसर की बात कर रहा हूं बेटा, क्या हो जाएगा बोलो, एंगल बिटवीन दिस प्लेन एंड दिस प्लेन, दो प्लेन के बीच एंगल बेटा cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड का मॉडुलस। एक्यूट एंगल देना है बेटा हमें। तो आंसर क्या हो गया बोलो, ये डॉट ये 0 0 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड बेटा 7 49 होता है, पता है यार, और इसका मैग्नीट्यूड 1। थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया मैंने बेटा, इसका मैग्नीट्यूड 4 प्लस 9 प्लस 36 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा बेटा, और इसका मैग्नीट्यूड 1 बेटा। तो आंसर कितना आ गया बताओ, आंसर इज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 6/7। ये तो पहले का आंसर हो गया। दूसरे की बात करें, दूसरे में बोलो क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस, दिस प्लेन एंड एक्स एक्सिस के बीच एंगल है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बेटा कोई वेक्टर 1 0 0, अल्फा 0 हो गया, बीटा गामा 90 90। क्लियर? तो इस डायरेक्शन में कोई पी वेक्टर क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, 1 0 0। तो आंसर कितना हो जाएगा, एक लाइन और एक प्लेन है, एक लाइन और एक प्लेन बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट पी अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड, p के मैग्नीट्यूड
का मॉडुलस। बोलो भाई, दिस विल इक्वल टू इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2 0 0, तो 2 अपॉन इसका मॉडुलस 7, इसका मैग्नीट्यूड 1 बेटा। तो आंसर कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/7। क्लियर। थर्ड आ जाओ भाई। थर्ड क्या बोल रहे हैं बेटा, दिस प्लेन और दिस प्लेन, इस प्लेन के नॉर्मल को मैं n3 बोल रहा हूं बेटा, इस प्लेन के नॉर्मल को मैं n3 बोल रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा यहां पर n3 इज इक्वल टू, बोलो कितना है, 3 2 -6, 3 2 -6 है या नहीं। तो बताओ दो प्लेन के बीच एंगल बेटा अगेन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n3 का मॉडुलस। बोलो इन दोनों का डॉट, 3 2 जा 6 -6 -36, तो 6 -6 -36 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 7, इसका मैग्नीट्यूड भी 7, तो 7 इंटू 7, तो आंसर इज 36/49। ये दोनों तो कैंसिल हो गए बेटा, तो कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 36/49। आया समझ में। नेक्स्ट फोर्थ बेटा, फोर्थ क्या कह रहा है बेटा हमसे, फोर्थ बोल रहा है एक प्लेन और एक लाइन, ये हमारा क्यू वेक्टर मान लें इसको, पी की जगह, पी ऊपर लिखा हुआ है इसलिए। तो बताओ एक प्लेन और एक लाइन के बीच एंगल बेटा क्या लिखोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट क्यू अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड q के मैग्नीट्यूड का मॉडुलस। बोलो आंसर क्या लिखें, तो दिस विल बी इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा, n1 डॉट क्यू 2 इंटू 2 4 -6 प्लस 6 4 -6 प्लस 6 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड बेटा 7 इंटू इसका मैग्नीट्यूड 4 + 4 + 1 कितना हो गया बेटा 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो आंसर कितना हुआ बेटा, ये 6 से 6 कैंसिल, 4/21, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/21। समझ में आ गया होगा बेटा। अब जरूर नहीं है थीटा पूछे बेटा, यहाँ से कॉस थीटा पूछ सकता है, टेन थीटा पूछ सकता है, कुछ और पूछ सकता है। बोल दे थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, देन फाइंड टेन थीटा, बोल सकता है बेटा, ठीक है नहीं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं इसमें और फिर आगे बढ़ते हैं भाई। Find the angle between the line 2 1 minus 1 plus lambda times of 2 2 1. Find the angle between the line and, लिखना बेटा कंप्लीट, find the angle between the line वेक्टर r इज इक्वल टू इतने एंड नॉर्मल ऑफ द प्लेन 3x + 2y + z इज इक्वल टू 5। नॉर्मल ऑफ द प्लेन 3x + 2y + z इज इक्वल टू 5। तो क्या कह रहे हैं बेटा यहाँ से, इस प्लेन और इस लाइन के बिटवीन जो भी पूछ रहा है, देखो आप एंगल निकालो, करो, देखो क्या करते हो। मैं 1 सेकंड खड़ा रहता हूँ, फटाफट देखो क्या कर रहे हो, बताओ क्या लिखा है आप लोगों ने, बोलो भाई, साइन थीटा या कॉस थीटा, बस ये बोल दो।
साइन थीटा लिखा है या कॉस थीटा लिखा है, क्या क्या यहाँ से बेटा ये पी वेक्टर और इसका नॉर्मल पता है भाई, नॉर्मल लिख देता हूँ मैं, शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ 3 2 1। तो हमें क्या लिखा है आप लोगों ने ये बता दो फॉर्मूले में, P डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ n का मॉडुलस, ये लिखा है या ये लिखा है, नीचे वाला लिखा है P डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ n का मॉडुलस। बोलो कौन सा लिखा है हमने, ऊपर वाला लिखा है नीचे वाला लिखा है? यदि आप लोगों ने ऊपर वाला लिखा है तो गलत कर दिया भाई, दिस इज रॉन्ग हियर। कि सर अभी तो यही बताया आपने फॉर्मूला, मैंने बोला था एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। क्या बोला था मैंने, ध्यान दो, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। यहां पे क्या पूछा है, एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल, प्लेन के बीच नहीं पूछा इस बार, ध्यान दो बेटा। एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल ऑफ द प्लेन। समझ में आया? इधर देखो तो थोड़ा सा घुमा के दे दिया भाई, ये लाइन थी हमारी, ये नॉर्मल था हमारा, तो इस बार यही तो पूछ रहा है, ये पी वेक्टर और ये एन वेक्टर है, क्या लगेगा, ये लगेगा। आया समझ में? तो ये गलती करते हो जल्दीबाजी में बस, क्यों क्वेश्चन ध्यान से रीड आउट नहीं करते हो इसलिए गलत करते हो। तो बोलो आंसर क्या रहा, अब लिख सकते हैं आंसर तो बेटा, इन दोनों का डॉट बोलो तो 6 4 1, 6 प्लस 4 प्लस 1 अपॉन पी का मैग्नीट्यूड बेटा 3 हो गया, इंटू एन का मैग्नीट्यूड 9 4 13 14 रूट 14 हो गया बेटा। मॉडुलस की जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिव है पहले से ही। तो आंसर कितना रहा बेटा फाइनली, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 11 अपॉन 3 रूट 14। आया समझ में? लिखो फटाफट। हाँ भाई क्लियर है। अब देखो जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन और करा रहा हूँ। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए 1 - 1 2 passing through the point A 1 - 1 2 and perpendicular to the plane कौन कौन से, 2x - 2y plus z is equal to 4 and x - y plus x - 2y कर लेना बेटा प्लस z और माइनस z इज इक्वल टू 5। तो देखो क्या कह रहे हैं बेटा, यहां से हमें बोल रहा है बेटा इस पॉइंट से तो पास हो रही है और इन दो प्लेन के परपेंडिकुलर। तो मैंने लास्ट क्लास में याद करो क्या बताया था, कभी भी एक प्लेन कोई भी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उसका नॉर्मल उस प्लेन में लाई करेगा, पहले वाले का नॉर्मल दूसरे प्लेन में लाई करेगा, दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल पहले वाले प्लेन में लाई करेगा। याद है? तो बस उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था बेटा ये। यहाँ पे 2 दे दिए, तो बताओ क्या इसमें चाहे तो आज के बाद ये भी पूछ सकता है पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगी, फाइंड द पैरामेट्रिक फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म, दोनों पूछ लिया। फाइंड द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द प्लेन एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन, यानी एक्स वाई जेड में भी बताना है, पैरामेट्रिक फॉर्म में भी बताना है। बताओ इस लाइन में क्या मालूम है, एक पॉइंट मालूम है बेटा हमें इस प्लेन में, सॉरी 1 - 1 2, और इस प्लेन में 2 वेक्टर मालूम है बेटा हमें n1 n2, ये n1 और ये n2। क्लियर है? दोबारा समझाऊं, याद आ गया भाई? ये प्लेन हमें चाहिए, इस प्लेन की इक्वेशन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन का नॉर्मल इस प्लेन का नॉर्मल इस प्लेन में लाई करेगा कि नहीं करेगा? क्लियर है नहीं? परपेंडिकुलर है बेटा 90 डिग्री। ऐसे ही दूसरे का भी सिमिलर। तो बताओ हमें क्या गिवन है बेटा, यहाँ से
यहाँ से हमें गिवन है एक n1 वेक्टर, शॉर्ट में लिखता हूँ तो 2 माइनस 2 1, एंड एक n2 वेक्टर, शॉर्ट में लिखना चाहें तो बेटा 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1। तो बताओ पैरामेट्रिक फॉर्म बोल दो पहले तो, वेक्टर r इज इक्वल टू पॉइंट 1 माइनस 1 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ p की जगह n1 है यहाँ पर 2 माइनस 2 1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 माइनस। इट इज़ क्लियर और नॉट? अब बताओ क्या कह रहा है हमसे, इसको किस फॉर्म में ले जाना है हमें, कार्टेशियन फॉर्म में, तो इसका नॉर्मल निकाल सकते हैं क्या, कितना हो जाएगा बेटा n1 क्रॉस n2, होगा या नहीं होगा? तो बताओ इसका नॉर्मल n1 क्रॉस n2, बोलो भाई इन दोनों से -2 प्लस 2 4i कैप, थोड़ा सा डायरेक्ट यहीं से लिख रहा हूँ भाई, चाहो तो आप डिटरमिनेंट बना के कर सकते हो बेटा। चलो एक बार लिख देता हूँ मैं, डिटरमिनेंट मैंने एक आध बार ही लिखा होगा, i कैप j कैप k कैप, n1 बेटा 2 माइनस 2 1, n2 बेटा 1 माइनस 2 माइनस 1, यही है भाई। अब बोलो, तो अब तो बोल सकते हो इजीली, 2 प्लस 2 4i कैप, j में बेटा -2 -1 -3 माइनस माइनस प्लस 3, j कैप k में बोलो -4 प्लस 2 -4 प्लस 2 बेटा -2 k कैप। ये नॉर्मल आ गया बेटा, ये पॉइंट मालूम है, बोलो लाइन की इक्वेशन, वेक्टर r इज इक्वल टू, क्या बोल रहे हैं, सॉरी प्लेन की इक्वेशन है बेटा, प्लेन की इक्वेशन, बोलो क्या होगा, 4 इंटू a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1, और फाइनल आंसर बेटा हमारा 4x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू -4, यहाँ से बेटा +3 तो -1, यहाँ से +4 तो +3 बच गया इधर। दिस इज योर आंसर। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? क्लियर है? नेक्स्ट बेटा हमें इसमें एक और कैसे पूछ लेता है वो भी देख लो। हमें बोलता है बेटा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन, कंटेनिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कह रहे हैं देखो, ये प्लेन है कोई भी और हमें टू इंटरसेक्टिंग लाइन, पहली लाइन मान ली बेटा मैं वेक्टर r इज इक्वल टू कोई भी, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं a वेक्टर प्लस लैम्डा p वेक्टर, और दूसरी लाइन मान ली बेटा वेक्टर r इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस म्यू q वेक्टर। इसमें हमें बेटा बहुत सारे रिजल्ट्स एक्स्ट्रा दे रखे हैं, इतनी ज़रूरत है नहीं, हमें तो क्या ज़रूरत थी, एक पॉइंट और दो वेक्टर, एक पॉइंट और एक्स्ट्रा है यहाँ पे तो उस पॉइंट के कारण हम रिजल्ट और भी लिख सकते हैं भाई, देखने में अलग होंगे, इक्वेशन सेम आएगी, ठीक है नहीं? कैसे बताओ, एन वेक्टर आप कैसे लिख सकते हो बेटा, एन वेक्टर बोलो इसका, एन वेक्टर लिख सकते हो पी क्रॉस क्यू और पी वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर और क्यू वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर, ए पॉइंट बी पॉइंट, यस और नो? तो हम कितने तरीके से लिख सकते हैं एन वेक्टर को, 1 2 3 तरीके से बेटा, और पॉइंट भी हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, एक ए है और एक बी है, 2 पॉइंट है। तो बताओ आंसर क्या लिख दें, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इसलिए कह रहा हूँ इसमें बहुत एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी है बेटा मैं, वेक्टर r माइनस ए डॉट एन डॉट पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हो। ये कितना हो गया बेटा, आर पी क्यू का बॉक्स इज इक्वल टू ए पी क्यू का बॉक्स,
ठीक है नहीं। और क्या बोल सकते हो बताओ दूसरा, दूसरा बोलो यहाँ से r माइनस ए, ये भी लिख सकते थे भाई, क्या बेटा, डॉट q क्रॉस b माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ये क्या लिख रहा है बेटा, r माइनस ए डॉट q क्रॉस b माइनस q क्रॉस a इज इक्वल टू 0। और रिजल्ट क्या हो गया बेटा, r क्यू बी का बॉक्स माइनस q क्रॉस है बेटा, है ना, माइनस आर क्यू का ए का बॉक्स, ये माइनस ए क्यू बी का बॉक्स, ए क्यू ए 0 हो गया वो, तो आप ये भी लिख सकते हो, ये रिजल्ट और भी आप पी से भी लिख सकते थे, यहाँ पर क्यू की जगह पी लिख दें तब भी रिजल्ट आएगा, ए की जगह बी लिख दें, यहाँ पर ए की जगह क्या लिख दें बेटा, बी लिख दें यहाँ पर, तब भी वही रिजल्ट रहेगा, ठीक है नहीं। तो ए और बी आपस में रिप्लेस कर दो, कहने का मतलब, तो कोई भी कितने तरीके से, बहुत सारे तरीके से लिख सकते थे आप, ठीक है। अब ये पूछ ले बाई चांस कि बताओ ये दो लाइन कोप्लेनर की कंडीशन क्या है, हमें तो पहले से ही दे रखा था कोप्लेनर है, पर कंडीशन पूछी होती तो क्या लिखते बताओ हम बेटा, ए बी वैक्टर, पी वैक्टर एंड क्यू वैक्टर आर कोप्लेनर। तो कंडीशन क्या हो जाती है, बी माइनस ए का बॉक्स, पी वेक्टर का बॉक्स, क्यू वेक्टर। क्लियर, कोई डाउट है? तो ये एक्स्ट्रा चीज थी यहाँ पर, इससे कोई रिलेशन नहीं था इसका, ऐसे ही बता दिया था मैंने, शायद मैंने पहले भी बता चुका हूं। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आता है नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन। नॉर्मल फॉर्म में क्या है, वो ये जो अब तक लिखते आए एन की फॉर्म है, एन ही नॉर्मल था हमारा, पर सामने इसको आप क्या लिखेंगे, तो लिखना चाहें तो लिख सकते हो एक लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सॉरी इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। लिखो इसमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, whose perpendicular distance d from the origin to the plane. Equation of the plane whose perpendicular distance d from origin to the plane. ये कोई भी हमारा क्या कह रहा है, प्लेन है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, मान लिया यहां पर बेटा ओरिजिन है, उसकी इससे डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डी दे रखी है, ये डिस्टेंस हमें डी दे रखी है, ठीक है। एंड लिखो आगे, अ यूनिट वेक्टर एन वेक्टर या एन कैप वेक्टर, जो भी बोलना चाहो, अब यूनिट वेक्टर एन कैप वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन डायरेक्टेड टू द प्लेन इज ऑल्सो गिवन। ओरिजिन से किसकी ओर, प्लेन की ओर, डायरेक्शन ध्यान रखना, डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, यानी इसी डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर भी गिवन है, एंड यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। ध्यान देना बेटा, डायरेक्शन फिक्स है, कहाँ से कहाँ तक, ये ओरिजिन है, ये प्लेन है, तो ये वाली डायरेक्शन ओरिजिन से प्लेन की ओर, ठीक है, इज ऑल्सो गिवन। अब हमें इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है, कंसेप्ट वही है बेटा, यहाँ पर कहीं भी बेटा मैंने एक आर पॉइंट लिया जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, तो अब ये ओरिजिन है तो ये आर वेक्टर हो जाएगा बेटा, होगा या नहीं होगा बताओ। इसका ये वाला कंपोनेंट क्या देगा, डिस्टेंस डी, 3D डायग्राम है, टॉप पे पॉइंट, बॉटम पे पॉइंट कहीं भी, यही तो बोल रहा हूँ। इधर देखो, टॉप पे पॉइंट कोई भी, कौन सा है, ओरिजिन, बॉटम पे पॉइंट कहीं भी, इस प्लेन में पॉइंट कोई भी, आर, उसका इस डायरेक्शन में कैप डिस्टेंस देगा। तो बताओ क्या लिखें, आर डॉट एन कैप किसके इक्वल बेटा,
this is the equation of the plane. This is equation of the plane whose perpendicular distance from origin to the plane is d and normal vector directed from origin to the plane is n cap. डायरेक्शन ध्यान रखना है इसमें बेटा, ठीक है ना। तो r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट डी होगा बेटा, r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। कोई डाउट बेटा? तो लिखो, देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज at a distance of 5 units from origin, which is at a distance of 5 units from origin and a normal vector directed from origin to the plane is, and a normal vector directed from origin to the plane is 2i cap minus 3j cap प्लस 6k के। रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम ऑरिजिन एंड नॉर्मल वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ऑरिजिन टू द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम ऑरिजिन एंड नॉर्मल वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ऑरिजिन टू द प्लेन इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। बेटा हमें क्या क्या दे रखा है, n दे रखा है, d दे रखा है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है इस बार 5। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला लिखा हुआ है ये, r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। तो r डॉट एन कैप बोलो बेटा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 2, 3, 6 का 7 होता है बेटा। तो आंसर क्या हो गया, और लिखना चाहें तो बेटा r डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप इज इक्वल टू 35। और यदि इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो r की जगह क्या लिख दें बेटा, r की जगह लिख दें हम xi कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आर की जगह लिख सकते हैं बेटा। तो बताओ आर की जगह यहाँ लिखोगे तो कितना आएगा, 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दिस प्लेन। समझ में आया बेटा, इजी है। नेक्स्ट देखो, लिखो, और फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वेक्टर r डॉट 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू 14। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड फ्रॉम ऑरिजिन टू द प्लेन, डायरेक्टेड फ्रॉम origin to the plane। Also find the distance from origin to this plane, also find the distance from origin to this plane। ठीक है, क्या कह रहे हैं देखो, तो क्या कह रहे हैं बेटा, हमें बोल रहे हैं बेटा
सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए एन वेक्टर हुआ, तो एन कैप में कन्वर्ट करें इसको, एन वेक्टर है अभी, तो एन कैप में कन्वर्ट करने के लिए बेटा क्या करें बताओ। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी थी भाई, इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ बेटा, मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को। उसका रीज़न है कि उसमें गलती होने के चांस रहते हैं। -14 कर दिया बेटा, अब निकालना है। अब ध्यान रखना बेटा, जल्दीबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 7 से डिवाइड करें पहली चीज़। क्लियर? तो पहली चीज़ तो इसमें 7 से डिवाइड करें। अब क्योंकि ये क्या थी हमारी, ओरिजिन से डिस्टेंस थी, याद आ रहा हो तो, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट होने के बाद, ठीक है नहीं, डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा। तो किससे डिवाइड करूं, -7 से डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान देना भाई, -7 से डिवाइड कर रहा हूं। यानी क्या लिखेंगे हम, r डॉट -6/7 i कैप प्लस 2/7 j कैप प्लस 3/7 k कैप इज इक्वल टू, -7 से डिवाइड करोगे तो 2। अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये पॉजिटिव है, ये यूनिट वेक्टर है, r डॉट लिखा हुआ है, तो ये तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा n कैप, और ये कितना हो जाएगा d। आया समझ में? इसीलिए मैंने माइनस किया था। हम क्या करते पहले तो पता ही नहीं चलता अदरवाइज, कि माइनस का भी ध्यान रखना है बेटा, है ना। तो आंसर क्या हुआ बोलो, n कैप, डायरेक्शन कोसाइन लिखने थे, डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, डायरेक्शन कोसाइन बोलो बेटा, -6/7 2/7 एंड 3/7। और दूसरा क्या पूछा था हमसे, डिस्टेंस, d कितनी दिख रही है बेटा हमें, 2। अब इसमें एक चीज़ और बताओ, क्या, यदि मैं ये नहीं लिखता, ये लाइन नहीं लिखता, मान लिया मैंने ये लाइन नहीं लिखी, मैंने सिर्फ क्या पूछा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बस इतना लिखता, ये लाइन नहीं है, तो बताओ आंसर क्या होता। मैं दोबारा बोल देता हूँ, ध्यान रखनी बेटा, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान नहीं रखोगे, पता चला मल्टीपल आंसर्स में गलत हो गया क्वेश्चन। सिंगल करेक्ट में तो ठीक है, एक ही मिलेगा, पर मल्टीपल करेक्ट में गलत हो जाएगा। तो देखो क्या कह रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन यही है, r डॉट 6i कैप -2j कैप -3k कैप इज इक्वल टू -14। ये लिख दिया मैंने एज इट इज, और कुछ नहीं है, बस फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो बताओ आंसर क्या होगा इस कंडीशन में। पहले तो हम वही स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान देना, डायरेक्शन को वेक्टर बोला है तब भी दो हैं, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर बेटा इधर देखो, प्लेन का नॉर्मल ये भी है और प्लेन का नॉर्मल ये भी है, तो नॉर्मल वेक्टर की जब तक डायरेक्शन फिक्स नहीं की उसने, दो हुए कि नहीं हुए, ये भी और ये भी। क्लियर? तो यहाँ पर कितने आएंगे डायरेक्शन कोसाइंस बेटा, दो आएंगे, -6/7 2/7 3/7 6/7 -2/7 एंड -3/7। आया समझ में? ध्यान रखना, तो ये लिखो। नेक्स्ट आता है बेटा इसमें, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। बेटा प्लेन में 2D वाले फॉर्मूले सब लगते हैं भाई, जो लाइन के फॉर्मूले हैं, कहने मतलब वो प्लेन में सब लगते हैं, ये ध्यान रखना बेटा। 2D में जो लाइन के फॉर्मूले हैं, 3D में प्लेन में सब एज इट इज लगते हैं भाई, ध्यान रखना। ये क्या कह रहा हूं मैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन।
किसी एक पॉइंट की किसी प्लेन से डिस्टेंस बेटा। मान लिया ये प्लेन है कोई, ठीक, इस ये प्लेन हमने मान लिया कोई भी बेटा ax प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। इस प्लेन की एक पॉइंट दे दिया कोई भी, a मान लिया उस पॉइंट को मैंने बेटा, x1 y1 z1। इससे डिस्टेंस चाहिए भाई हमें, इससे क्या चाहिए, इसकी डिस्टेंस चाहिए बेटा। तो देखो क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस, यानी हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बेटा। निकाल सकते हैं भाई, आगे पहले भी हमने कुछ पढ़ा हुआ है। क्या हमने किसी पॉइंट का किसी प्लेन में फुट निकालना पड़ा है क्या? बिल्कुल पड़ा है भाई। जब फुट ही आ गया तो अब इसलिए ये पॉइंट ही आ गया तो डिस्टेंस आ जाएगी, एक तरीका। तो पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। क्या कह रहे हैं बेटा, हम ये बोल रहे हैं इस डायरेक्शन में हमें नॉर्मल मालूम है, इसका बिल्कुल मालूम है। यहाँ पे कोई हमने क्या लिया बेटा, अभी एक पॉइंट लिया आर, कहीं भी इस प्लेन में आर वेक्टर जो इसको सेटिस्फाई करेगा एक्स वाई जेड। तो बताओ इस ए आर का इस डायरेक्शन में, या आर ए का जो भी लिखो कोई फ़र्क नहीं है, इस आर ए का या ए आर का इसकी डायरेक्शन प्रोजेक्शन डी देगा कि नहीं देगा, डिस्टेंस डी देगा या नहीं देगा हमें। तो डिस्टेंस डी कितना लिखोगे बताओ, प्रोजेक्शन ऑफ ए आर यानी ए आर वैक्टर डॉट एन कैप। क्या लिखें बताओ, ए आर का मतलब आर बेटा पॉइंट एक्स वाई जेड ही मान लो, तो ए आर एक्स माइनस एक्स वन इंटू आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू के कैप डॉट एन कैप वेक्टर। एन वेक्टर बेटा ए बी सी, एन वेक्टर मालूम है हमें ए बी सी। तो वो लोग क्या लिखें, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर। तो आंसर क्या रहा बेटा हमारा, आंसर हो गया ये डॉट ये बेटा ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन, डिस्टेंस है मॉडुलस और लगा देंगे बेटा, प्लस बी टाइम्स ऑफ वाई माइनस वाई वन प्लस सी टाइम्स ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है नहीं। और क्या बोल रहे हैं देखो, और क्या कह रहे हैं ध्यान दो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेटा ध्यान दो बेटा, इधर देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड को मैं माइनस डी बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ भाई। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा, माइनस डी, माइनस कॉमन निकाल दिया, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। तो फाइनल आंसर इधर लिख रहा हूँ बेटा, फाइनल आंसर क्या रहा बेटा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आया कि नहीं आया समझ में। और हमारा यदि हमें इधर देखो, यदि मैं जेड हटा दूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी की एक्स वन वाई वन से डिस्टेंस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा 2D का फॉर्मूला था। तो 3D के लिए एक्स्ट्रा यही तो आया है। ऐसे मैंने इमेज में बताया नहीं था बेटा, इमेज में भी कर सकते हो ये काम। जो मैंने इमेज के फॉर्मूला लिखाए हैं उनमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, इमेज का भी निकाल सकते हो बेटा। किसी एक पॉइंट x1 y1 z1 की प्लेन में इमेज ax प्लस बी वाई
प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। इमेज यदि x1 y1 z1 है तो रिजल्ट होगा बेटा x माइनस x1, ये x1 है तो x वाई जेड ही बोल देता हूँ मैं। इमेज यदि x वाई जेड है तो x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी अपॉन अंडर रूट नहीं होता है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये डायरेक्ट इमेज निकालेगा। 2D में क्या था याद हो तो ये नहीं था बेटा, यहाँ पे ये हट जाता, ये हट जाता यहाँ से, यही था 2D में। 2D मतलब स्ट्रेट लाइन में, किसी पॉइंट की किसी लाइन में इमेज, स्ट्रेट लाइन 2D वाली, 3D वाली नहीं। यहाँ पर प्लेन में, किसी एक प्लेन में, किसी एक पॉइंट की किसी एक प्लेन में इमेज, ये रह जाए डायरेक्ट। फुट निकालना हो तो -2 हटा दो यहाँ से तो फुट आ जाएगा वो उस कंडीशन में, ठीक है। तो ये यहाँ से एक्स वाई जेड जो आएंगे वो क्या होंगे, इमेज ऑफ x1 y1 z1। तो ये भी लगा सकते हो भाई, इमेज डायरेक्ट इस फॉर्मूले के थ्रू भी जा सकते हो बेटा। वो मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर किससे कि यहाँ पे ये ध्यान आ गया एकदम कि ये फॉर्मूले सब जो भी कभी भी एक चीज़ और बताता हूँ मैं, ध्यान दो। कभी आपको लगता है कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है 3D में क्या पूछ रहा है, उसमें से जेड हटाओ और प्लेन की जगह लाइन पढ़ो और फिर देखो वो समझ में आ जाएगा। 2D में बन गया, कहने मतलब ये, ठीक है। अब इसमें दूसरा और क्या बनता है बेटा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन के अलावा दूसरा एक पॉइंट और क्या आता है दूसरा आता है बेटा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। दो पैरेलल प्लेन है उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। दो पैरेलल प्लेन क्या क्या बेटा, ax प्लस बी वाई और दूसरा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, ये प्लेन और एक ये प्लेन, कोई भी दोनों का नॉर्मल सेम होगा बेटा। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, दिखने में जो भी लग रही है, कैपिटल डी लिख देता हूँ मैं। तो आंसर क्या होगा बेटा, डी इज इक्वल टू इस कंडीशन में d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कैसे आया, कोई भी एक पॉइंट x1 y1 z1 मान लो, किसी x1 y1 z1 पॉइंट से इसकी डिस्टेंस लगा दें, ये फॉर्मूला x1 y1 z1 उस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, आंसर आ जाएगा। लिखूं, देख लो, चलो मान लिया बेटा इस प्लेन में x1 y1 z1 एक पॉइंट है कोई, तो बताओ इस पॉइंट इसमें प्लेन में है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस, अभी अभी फॉर्मूला बताया था बेटा मैं, इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस ax1 by1 cz1 प्लस d2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का मॉडुलस, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, फ्रॉम एयर माइनस d1। तो आंसर क्या हो जाएगा, d2 माइनस d1 या d1 माइनस d2 मॉडुलस है, क्लियर। तो d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्लियर। तो अब ये तो हमारा था डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन। देखो लिखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस पर। पहले तो इजी फॉर्मूले बेस, फिर थोड़ा घुमा फिरा के। पहले तो इजी देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 2 माइनस 1 1 फ्रॉम द प्लेन 2x माइनस 3y माइनस 6z प्लस 21। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट
फ्रॉम द प्लेन। डिस्टेंस की बात कर रहा है हमेशा, जब तक कुछ बोल नहीं रहा है हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा है ना। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। तो बताओ क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस बेटा बोलो, फॉर्मूला लगा दें डायरेक्ट, 4 + 3 - 6 + 21 अपॉन अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट क्या है, तो डायरेक्ट 7 होता है, पता है, मैं लिख दिया, चलो मैंने अब। तो आंसर कितना आ गया बेटा, 722 अपॉन 7। क्लियर, पहला क्वेश्चन तो इजी है। सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन वेक्टर r डॉट 2i कैप - a कैप + 2k कैप = -5 एंड r डॉट 4i कैप - 2j कैप + 4k कैप प्लस या -9 = 0। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स। क्या ये पैरेलल प्लेन है क्या? बिल्कुल है भाई, पैरेलल है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ रही होगी। तो देख लेते हैं क्या बन रहा है बेटा। ये बन रहा है बेटा, पहला क्या लिखा हुआ है बताओ, 2x - y + 2z + 5 = 0। और दूसरा बन रहा है बेटा 4x - 2y + 4z - 9 = 0। ये ध्यान रखना बेटा, पैरेलल जैसे डिस्टेंस में भी बताया था मैंने 11th में, जब आप 11th के कोर्स में जब आपको क्या आया था, स्ट्रेट लाइन आया था, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस आया था, उस समय बताया था और यहाँ भी बता रहा हूँ बेटा। ये फॉर्मूला लगाते समय डिस्टेंस वाला क्या करना है, पहली बात तो x y z, वहाँ पर x और y बोला था मैंने, x y z के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 4 है, नहीं होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, पहली बात। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो ये कांस्टेंट हैं वो इक्वेशन के सेम साइड में होने चाहिए, या तो दोनों ही राइट में या दोनों ही लेफ्ट में। ऐसा नहीं होना चाहिए एक राइट और एक लेफ्ट में और फॉर्मूला लगा दिया d1 - d2, गलत हो जाएगा। कंडीशन ध्यान रखोगे, क्या कंडीशन है बताओ तो। कंडीशन है पहली x y z दोनों में, पहले x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z का पहली इक्वेशन में नॉर्मल की में, सॉरी प्लेन की में, और दूसरी इक्वेशन में प्लेन की में, दोनों सेम होनी चाहिए। दूसरा जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वेशन के सेम साइड में होनी चाहिए, ध्यान रखोगे। अब बोलो, ऑब्वियसली मैंने क्या किया बेटा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया सेम बनाने के लिए। तो बोलो कितना हो जाएगा, 4x - 2y + 4z + 10 = 0। अब इन दो प्लेन के बीच एंगल निकाल रहे हैं, सॉरी इन दो प्लेन के बीच क्या निकाल रहे हैं बेटा, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो बताओ डिस्टेंस d = d1 - d2 -9 - 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 + 4 + 16। तो आंसर कितना हो गया बेटा, 19/6। क्लियर, एक और लिखो, लिखो भाई। बोल रहा है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पैरेलल टू द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पैरेलल टू द प्लेन x + 2y - 2z + 4 = 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पैरेलल टू द प्लेन x + 2y - 2z + 4 = 0 and at a distance of 3 units from this plane, and at a distance of at a distance of 3 units of this plane,
इस प्लेन से उसकी डिस्टेंस 3 यूनिट है। कहने का मतलब इधर देखो, कहने का मतलब ये बेटा एक प्लेन ये था, हमें इसके पैरेलल प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस प्लेन से 3 यूनिट डिस्टेंस, या तो ऊपर हो सकता था, तो यानी ऐसे कितने मिलेंगे बेटा हमें, 2 प्लेन मिलेंगे। क्लियर है भाई, बोला करो। तो बताओ नॉर्मल सेम होगा, पैरेलल है तो लेट द रिक्वायर्ड प्लेन इज, लेट रिक्वायर्ड प्लेन इज, बोलो भाई, लेट द रिक्वायर्ड प्लेन इज x प्लस 2y माइनस 2z प्लस k या लैम्डा इज इक्वल टू 0। इस प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन क्लियर है या नहीं, बताओ। k को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा हमें, 3। तो क्या लिखें बताओ हम, k माइनस 4 अपॉन 3 दे रहा है बेटा, इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, मॉडुलस नहीं लगाया बेटा मैंने, तो k इज इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, 4 प्लस माइनस 9, यानी k की वैल्यू क्या क्या हो गई बेटा, जब प्लस है तो 13, माइनस है तो -5। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक बार 13 रख दोगे यहाँ पर और एक बार -5 रख दो। आया समझ में, नहीं आया, क्लियर। एक और क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, थोड़ा सा बड़ा है पर देखते हैं वो। लिखो, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बेटा, लिखते जाओ। बोल रहा है अ पॉइंट P मूव्स इन अ प्लेन पाई, पॉइंट P मूव्स इन द प्लेन पाई, प्लेन का नाम क्या दे रखा है पहले वाले का, पाई। अ पॉइंट P मूव्स इन अ प्लेन पाई 2x माइनस 3y प्लस 6z, 2x माइनस 3y प्लस 6z -4 इज इक्वल टू 0। आगे बोल रहा है, लिखते जाओ। सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, P पॉइंट कहीं भी इस प्लेन पर है बेटा, सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB वेयर एज 2 to 1 B is -1 -4 -1, where A 2 to 1 and B is -1 -4 -1 is always equal to 14 स्क्वायर यूनिट, यानी जो एरिया वो कितना दे रखा है, 14 दे रखा है बेटा, इज ऑलवेज इक्वल टू 14 स्क्वायर यूनिट। किसके इक्वल है, 14 के इक्वल है। आगे बोलो क्या कह रहा है, देखो। इफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द पाई, एक प्लेन और है, इफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन पाई, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पाई एंड पाई containing the locus of P, containing locus of P, containing the locus of P R, जो प्लेन है वो दे रखा है बेटा 6x प्लस AY प्लस BZ प्लस D1 इज इक्वल टू 0, प्लस D1 इज इक्वल टू 0 एंड 6x दूसरा दे रखा है, ऐसे कहने मतलब दो पॉसिबल है, 6x प्लस AY प्लस BZ प्लस D2 इज इक्वल टू 0, where D1 is greater than D2, where D1 is greater than D2, then find the value of D1 minus D2, D1 minus D2 plus A plus B by 17। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है बेटा, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दो। मैं रिपीट कर देता हूँ,
कि कोई एक प्लेन है बेटा, ये वाला पाई प्लेन दे रखा है उसने, इस प्लेन में कोई एक पॉइंट P है और इस प्लेन में 2 पॉइंट ये दे रखे हैं बेटा, मैं कहीं भी मान लिए मैंने, चेक करो ये इसी प्लेन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 2 2 1 2 4 हो जाएगा, -6 6 -4 सब कैंसिल होकर 0 हो रहा है, -1 -4 -1 -2 +12 -6 -2 +12 -6, तो 6 और 4 10 और 2 12 सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ये दोनों पॉइंट इसी प्लेन में। कहना है मतलब ये प्लेन है कोई भी, P पॉइंट यहाँ पर ये और दोनों पॉइंट ये 2 पॉइंट हैं वो भी इसी प्लेन में, ठीक है नहीं। अब हमें पहली बात तो P, कोई भी पॉइंट P है, उसके लिए बेटा ये डिस्टेंस हमें D बोल देता हूँ, चाहे मैं डिस्टेंस हाइट को H बोल देता हूँ, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए बात कर रहे हैं बेटा हम, ठीक है ना। ए बी की डिस्टेंस बोलो कितनी है, ए से बी की डिस्टेंस √ऑफ b माइनस ए या a माइनस बी, जो भी लिखो, 3 स्क्वायर 9 प्लस कितना बेटा 36 प्लस 4 7 हो गई। तो एरिया के लिए हाइट h लिखा हुआ है, तो एरिया बताओ कितना हो गया बेटा, हाफ इंटू 7 इंटू h इज इक्वल टू ±14, प्लस माइनस इसलिए कि किधर से भी चाहो तो आप प्लस ही यूज कर सकते हो, ठीक है ना, यदि पॉजिटिव डिस्टेंस h बोल रहे हैं तो अपन, ठीक है। तो बताओ कितना आ गया ये बेटा, h इज इक्वल टू, क्यों लोकस बात करेगा इसलिए मैं प्लस माइनस यूज कर रहा हूँ बेटा, 4 आ गया प्लस माइनस। हाइट लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा, सिर्फ +4 बेटा, यानी इस डिस्टेंस पर ध्यान दो बेटा, या तो +4 डिस्टेंस पर इधर कोई भी पॉइंट हो कहीं भी तब भी, और इधर होगा 4 डिस्टेंस पर तब भी, P पॉइंट का लोकस यही तो होगा, कहीं भी हो डिस्टेंस तो यही जाएगी, क्लियर है या नहीं। तो ये हमारी P पॉइंट की डिस्टेंस है, कोई प्रॉब्लम। अब यदि मुझे बोल रहा है बेटा ये जो प्लेन था, ध्यान दो, ये जो प्लेन है कौन से, ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट को कंटेन कर रहे हैं, यानी ये प्लेन होगा। ध्यान दो बेटा, समझोगे तभी समझ में आएगा। ये प्लेन होगा, ये प्लेन या फिर ये वाला प्लेन होगा, दोनों में से कोई होगा। बताओ ये प्लेन है तो क्या बोल रहा हूं मैं, इस प्लेन के लिए कंडीशन बोलो क्या दिख रही है मुझे, इस प्लेन का नॉर्मल इस ए बी वैक्टर, ये इसके पैरेलल है बेटा, ए बी वैक्टर के कैसा है बोलो, परपेंडिकुलर, ये यही है, और इसके नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर है या नहीं। तो इसका नॉर्मल बेटा, गिवन प्लेन का नॉर्मल ये रहा, इसका ये रहा, तो ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो बताओ यहां से क्या लिख सकता हूं, 6a माइनस 12 माइनस a इंटू 3 -3a b इंटू 6 प्लस 6b इज इक्वल टू 0। कोई डाउट। और ए बी वैक्टर बोलो तो बेटा, ए बी वैक्टर भी लिख देता हूं यहाँ पे मैं, ए बी वैक्टर बोलो तो बेटा b माइनस ए माइनस बी कर देता हूँ बेटा, बी ए वैक्टर कर देता हूँ। बी ए वैक्टर बेटा 3 6 2 3i कैप 6j कैप 2k कैप। तो ये प्लेन इसके भी परपेंडिकुलर है, बोलो क्या लिखें तो यहाँ से 18 प्लस 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। क्या इन दो इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। इसमें मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, चाहे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 माइनस 6a प्लस 12b इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करोगे तो 42 प्लस 14b, तो b इज इक्वल टू -3। b की वैल्यू कहीं भी पुट कर दिया एक जगह,
तो बताओ कितना आ गया, 12 माइनस 3a माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो 3a इज इक्वल टू -6, तो a इज इक्वल टू -2। a आ गया बेटा, b आ गया, दोनों आ गए। तो a और b क्या क्या आ गया हमारे पास। तो बताओ प्लेन क्या मिल गया हमें, प्लेन मिल गया बेटा 6x प्लस ay। इधर लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान दो, प्लेन मिल गया बेटा 6x a माइनस 2y b माइनस 3z प्लस d या d1 इज इक्वल टू 0। क्लियर, कोई डाउट, कोई भी, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है बताओ, अब हमें d1 और निकालना है। क्या और चाहिए, d1 या d2, जो भी बोल रहा है। d लिखना चाहो तो d लिख सकते हो, d1 d2 हमें फाइंड आउट करना है। किस कंडीशन से, हाइट हमारी कितनी थी, 4 थी या नहीं थी, निकालो तो d कितना आ जाएगा, हाइट हमारी कितनी है 4। चाहो तो इसको d लिख दो बेटा, इसमें d1 d2 दोनों आ जाएंगे, क्यों प्लस माइनस से आएंगे बेटा। चाहो तो d1 लिख दो, चाहो तो क्या लिख दो बेटा, d लिख दो। बताओ किससे डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 1, किसी से भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। 2 to 1 से डिस्टेंस कितनी है इसकी, 4 है या नहीं। तो बताओ 2 to 1 से डिस्टेंस बोलो, 2 to 1 लिख देता हूं मैं पहले, से डिस्टेंस 12 माइनस 4 माइनस 3 प्लस d अपॉन 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। हाइट 4 थी बेटा हमारी, a और b दोनों पॉइंट से। तो बताओ कितना आया बेटा यहाँ से, d प्लस 5 प्लस माइनस 28, तो d इज इक्वल टू 23 एंड माइनस 30। यही हुआ। तो इसमें से कौन सा क्या बोल रहा है बेटा, d1 ग्रेटर देन d2, d1 बड़ा है, ये d1 हो गया, ये d2 हो गया। चारों रिजल्ट आ गए। पूछ क्या रहा है बोलो, पूछ रहा था हमसे बेटा d1 d2, ये वाला रिजल्ट। d1 कितना है 23, लिख देता हूँ तो आंसर यहीं लिख रहा हूँ बेटा, आंसर इधर देखो, 23 माइनस माइनस प्लस 31 माइनस 3 माइनस 2, एक 3 और एक 2 है, ये 2 एक 3 एक ही बात है, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, अपॉन 70। तो सॉल्व करो बेटा, कितना आया 21, कितना तो कितना आ रहा है बेटा 33 हो रहा है यार, सॉरी भाई 33 है बेटा, है ना। तो ये 33 हो जाएगा, कितना हो गया ये 51/2 यानी 3 इज योर आंसर। समझ में आया, क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया था, थोड़ा सा ध्यान से करना है। मैं एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दो बेटा। हमें क्या दे रखा था, ए और बी पॉइंट दे रखे थे कोई भी, और एक पी पॉइंट बोल रहा था जिससे कि एरिया इतना है, एरिया का कंसेप्ट निकाल के हाइट निकाल दी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दी। अब हमें ये प्लेन और फाइंड आउट करना था। ये प्लेन के लिए क्या कह रहा है वो, इस प्लेन के परपेंडिकुलर और इस लाइन के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा बेटा, ठीक है। इसका नॉर्मल, ठीक है, तो नॉर्मल दोनों के आपस में क्या है, इन दोनों के नॉर्मल परपेंडिकुलर, और रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल और ए बी भी परपेंडिकुलर, दोनों लगाए, ए और बी निकाल दिए। ए और बी आ गए, इसको मैंने कैपिटल डी मान लिया, स्मॉल डी मान लिया। उसकी किससे डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस निकालो चाहे इससे निकालो, दोनों कितनी है 4 है, कहाँ निकाला है मैंने 4 डिस्टेंस, ये रहा 4 है। तो डी आ गया, डी के लिए ऑब्वियसली प्लस माइनस के साथ 2 रिजल्ट, एक d1 और एक d2। क्लियर, आया समझ में। तो आज के लिए बेटा इतना ही, और रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।